हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है और उसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में इंट्रोडक्शन समझा था, कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और उसके टाइप्स हमने कवर करे थे। आज के इस लेक्चर में हम फॉसिल फ्यूल का डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फॉसिल फ्यूल आखिर होता क्या है। आपने अक्सर सुना होगा डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, है ना, तो पेड़ पौधे मर जाते हैं, है ना, वो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही फॉसिल कहलाता है बेटा। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखिए, सो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल, नॉन एग्जॉस्ट, इनएग्जॉस्टिबल आपको तो मैंने बता ही दिया है। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, है ना, नेचुरल गैस were formed from the dead remains of living organism called fossil। यही फॉसिल कहलाता है बेटा। जो डेड रिमेन से, यानी कि मरे हुए जानवर से, गिर गए पेड़ पौधे, मरे हुए पेड़ पौधों से, है ना, वो उसी से फॉसिल बनता है। कैसे बनता है ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा आगे चल करके। सो यही फॉसिल फ्यूल कहलाता है बेटा। और मेनली फॉसिल फ्यूल जो अपने को यहाँ पे इस चैप्टर में बड़े डिटेल में पढ़ने हैं, वो दो फॉसिल फ्यूल के बारे में हम मेनली डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर 1 इज कोल एंड नंबर 2 इज पेट्रोलियम। तो यही दो हैं, इन दो फॉसिल फ्यूल के बारे में हम एक एक चीज समझेंगे कि कैसे बनता है ना, इसमें क्या कॉम्पोजिशन होती है, डिपोजिशन कितने सालों तक होता है इसका, है ना। तो ये सब कुछ एक एक करके हम समझते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कोल को, राइट। तो कोल को स्टार्ट करते हैं। सो यहां पे मैं लिख देता हूं पहला हेडिंग आपका, दैट इज कोल। फॉसिल फ्यूल में सबसे पहले हम कोल के बारे में एकदम डिटेल में 1 by 1 सब चीज बताएंगे आपको कि क्या क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वो एक एक चीज आपको पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम कोल के डेफिनेशन की बात कर ले। कोल दिखता कैसा है? जैसा मेरा बोर्ड दिख रहा है काला काला, वैसा कोल दिखता है। आपने अक्सर देखा होगा कोल, तो ऑलमोस्ट सभी ने देखा ही होगा, ऐसा नहीं है कि कोल नहीं देखे होंगे। अपने चारों तरफ न जाने कितने घरों में यूज होता है कोल का, इंडस्ट्री में यूज होता है। हालांकि अब क्या हो गया है ना कि गैस वाला जो सिस्टम आ गया है ना, जो घर में अब गैस से खाना बनता है, तो हम ये नहीं देख पाते। अक्सर गांव में आप जाओगे तो देखोगे कोल से ही खाना बनते हैं अभी भी बहुत सारे जगहों पे। हालांकि सिलेंडर अब बहुत जगह पहुंच गया, गैस का सिलेंडर, तो अब कम हो गया है इसका यूज, लेकिन इंडस्ट्री वगैरह में अभी मेनली आपको देखने को मिलेगा। हालांकि गांव में घरों में यूज करते हैं इसको खाना बनाने में भी। ठीक है, तो कोल क्या होता है पहले इसको डेफिनेशन डिफाइन कर दें हम। एक ब्लैक कलर का आपने देखा होगा, जैसा मेरा बोर्ड दिख रहा है उसी तरीके से ब्लैक कलर का मटेरियल दिखता है वो। ठीक है, तो कोल इज अ मिनरल ऑफ डार्क ब्राउन, है ना। लिख लेते हैं पहले डेफिनेशन। सो कोल इज अ मिनरल, मिनरल इसलिए क्योंकि माइंस के अंदर से निकाला जाता है, इसीलिए मिनरल ऑफ डार्क ब्राउन, ऑफ डार्क ब्राउन, और यू कैन से ब्लैक, है ना, डार्क ब्राउन, और यू कैन से ब्लैक कलर्ड, ब्लैक कलर formed from the किससे बताओ, रिमेन्स ऑफ प्लांट। यानी कि हम कहते हैं डेड रिमेन्स, तो रिमेन्स ऑफ प्लांट, रिमेन्स ऑफ प्लांट बरीड, यानी कि जमीन के अंदर पूरी तरीके से बहुत दिनों तक, सालों साल पड़े रहते हैं, बरीड इन द अर्थ क्रस्ट, इन द अर्थ क्रस्ट millions of years ago। तो सिंपली आपको इतना ही समझने की जरूरत है बेटा कि जो कोल होता है वो ब्लैक कलर का आपको मेनली देखने को मिलता है। उसी कलर को आप डार्क ब्राउन कहना चाहो तो कह सकते हो, है ना, लिखा रहता है जनरली बुक्स में। तो यहां पे कोल इज अ mineral of dark brown or black color formed from the remains of plant buried
इन द अर्थ क्रस्ट मिलियंस ऑफ ईयर अगो। मिलियंस ऑफ ईयर अगो मतलब समझ रहे हो, 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख, इतना, समझ रहे हो। तो ये 10 लाख होता है बेटा, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो समझ लो कि इतने सालों तक, मतलब जरूरी नहीं है कि इतना, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इसको फॉर्मेशन होने में, है ना। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मैं एक एक करके कहानी बताऊं इसका, कहानी की किस तरीके से कोल का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जब लैंड स्लाइड होता है, जब वॉल्केनो इरप्शन होता है, ठीक है, तो इसके दौरान क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे जानवर धरती के अंदर दब जाते हैं, समझ रहे हो। और दब जाने के कारण बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है, वो हीट के कारण ये फाइनली फॉर्मेशन होता है। लेकिन आइए वन बाय वन एक एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम इसके बात करते हैं कॉम्पोजिशन की, कि आखिर इसमें कौन कौन सी कॉम्पोजिशन होती है, यानी कि क्या क्या चीज़ मौजूद होता है कोयले में। इसको हिंदी में हम कोयला कहते हैं, कोल को कोयला कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह दें कि वेरी इम्प्योर पार्ट होता है। सबसे पहली बात कि ये इम्प्योर पार्ट होता है बेटा कार्बन का। कार्बन का सबसे इम्प्योर पार्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं वेरी इम्प्योर, इम्प्योर ही नहीं वेरी इम्प्योर, ठीक है। और ये क्या क्या कंटेन करता है, तो हम कह सकते हैं ये कार्बन रहता है, इसके अंदर नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, सल्फर रहता है। दीज आर द एलिमेंट्स जो कि इस कोल के अंदर एलिमेंटल फॉर्म में ये सब मौजूद रहते हैं। तो कंपोजिशन की बात की जाए तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कोल के अंदर। दूसरे की बात करते हैं, कंपोजिशन तो हो गई, हम इसके डिपॉजिट्स की बात करते हैं। डिपॉजिट्स की बात कर लें कि कहाँ पे, कंट्री पे, किस जगह पे, वर्ल्ड पे किस जगह पे ये ज़्यादा मिलते हैं। तो एक तो बात बता दें कि कोल आपको हर जगह यूनिफॉर्मली नहीं मिलता, कहीं ज़्यादा मिलेगा कहीं कम मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि हजारों हजार साल पहले कहाँ पे डेड रिमेन्स दब गए थे धरती के अंदर, वो उस पर डिपेंड करता है। कि तो पूरे अर्थ क्रस्ट में आपको एक जैसा यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा कि आपको अगर झरिया में, यानी कि झारखंड के, आपको पता है झारखंड में धनबाद एक झरिया जगह है, धनबाद के अंदर एक झरिया जगह है जहाँ पे आप देखेंगे कि कोल बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है हजारों हजार साल वहाँ पे ऐसा हुआ होगा कि वहाँ पे अर्थक्वेक आया होगा या वॉल्केनो हुआ होगा और धरती के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे जानवर सब दब गए होंगे हजारों हजार साल तक। इसीलिए रिजल्ट में आज ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो एशिया जो है, पूरे वर्ल्ड की बात करें, इंटायर द वर्ल्ड, पूरे एशिया की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में एशिया जो होता है वो 1/3 कंट्रीब्यूशन करता है। 1/3 कंट्रीब्यूशन रहता है पूरे वर्ल्ड में, एशिया का कंट्रीब्यूशन 1/3 है, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात करें तो वो लगभग आधा से ज़्यादा उन्हीं के पास है ना। नॉर्थ या फिर हम साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें तो ये जो होते हैं इनके पास आधा से ज़्यादा, आप कह सकते हो आधा से ज़्यादा इनके पास कोल का, मतलब नेचुरल रिसोर्सेस इनके पास है। समझ सकते हो जिस देश के पास जितना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस होता है ना, वो देश उतना ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अमीर कहलाता है। नेचुरल रिसोर्सेस मतलब भगवान का दिया हुआ इनबिल्ड क्वालिटी है उनके पास, कि उनके पास है ये सब चीज़। जैसे मान लीजिए सऊदी अरेबिया के पास बात करें तो सऊदी अरेबिया के पास पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेस है, तो वो कितना अमीर है। तो ये भगवान के द्वारा दिया गया, वो जितना ज़्यादा रहेगा नेचुरल रिसोर्सेस उतना ज़्यादा वो देश कहलाता है अमीर, है ना। तो ये चीज़ उस पर डिपेंड करता है। और अगर हम बात करें इंडिया में, है ना, इंडिया में अगर हम बात करें तो झारखंड में, मध्य प्रदेश में, इंडिया की अगर हम मेनली बात करें इंडिया के, क्योंकि डिपोजिशन अगर हम इंडिया में पढ़ रहे हैं और इंडिया की भी ही बात नहीं पता चले, तो इंडिया में अगर हम बात करें बेटा तो झारखंड जैसा राज्य है, आपने सुना होगा जहाँ से धोनी हैं, झारखंड जो राज्य है वहाँ से आप देखेंगे झारखंड स्टेट में तो कोल, जैसे धनबाद अभी हमने झरिया का एग्जाम्पल लिया था, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कोल का आपको मिलता है। और वेस्ट बंगाल आपको पता होगा, है ना, वेस्ट बंगाल,
तो ये कुछ स्टेट हैं इंडिया में जहां पे भारी मात्रा में कोल पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में कोल पाया जाता है। जैसे झारखंड के ऊपर एक मूवी बना था, अगर आपको याद हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर, वहां पे कोल वाला धंधा वहां पे होता है। तो ये जो मतलब गैंग्स वहां पे बनते हैं वो कोल को वहां पे लीड करता है, मतलब कोलवरी एरिया के ही यहाँ पे स्टोरी को दिखाया गया वहां पे। मध्य प्रदेश की बात करें इसी तरीके से, अगर गुंडे मूवी आपने देख रखा है तो वेस्ट बंगाल में हम गुंडे मूवी पे आप आधारित है कि वहां पे कोल का कितना ज्यादा, कोल पे ही वो सब कुछ दिखाया गया है गुंडे मूवी आप देखेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडिया में अपना इस जगह पे इसकी डिपोजिशन ज्यादा है। और अगर हम बात कर लें, आइए आगे हम बात करते हैं डिपोजिशन और कहां कहां ज्यादा है। तो ये डिपोजिशन की बात आप मान के चलिए कि इतना है। और हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन की, आखिर फॉर्मेशन होता कैसा है, कि क्योंकि मैंने बार बार कह दिया है फॉर्मेशन ये कैसे होता है, तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तो आप नया चीज कुछ बताने का रह नहीं गया है कि हमें यह लगता है कि मिलियंस ईयर पहले ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू क्या, अर्थक्वेक आया होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है क्या आया होगा, वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनोज, अर्थक्वेक, ये सब कह सकते हैं। इनके कारण क्या हुआ, ड्यू टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, इसके कारण क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे थे, जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने भी जानवर थे, वो सारे के सारे इस धरती के अंदर दब गए। इस धरती के अंदर क्या हो गए, पेड़ पौधे सब, ये सब जो पेड़ पौधे हैं ऐसे ऐसे गिर उड़ के ऐसे करके पूरा गिर गए इधर उधर, है ना। और पूरे अंदर में जानवर भी इस तरीके से, जानवर आप बना दो, ठीक है, ये जानवर हो गए, पेड़ ऐसे ऐसे ये बना दो, ये सब कोई धरती के अंदर दब गए, जो कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट से पूरी तरीके से इनका ऑक्सीजन कांटेक्ट खत्म हो गया है। O2 तो एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे एयर के साथ में, तो ये O2 से पूरी तरीके से कांटेक्ट खत्म हो गया इसका। जब ऑक्सीजन से कांटेक्ट खत्म हो गया तो पूरी तरीके से मर गए भैया, ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। तो ये तो प्लांट वलांट गए, क्योंकि वहां पे भी तो मिट्टी अंदर मिल रहा था, ठीक है, दब गए। इसका मतलब क्या, मिट्टी तो मिल रहे थे, जानवर को यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इसको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो ये जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो इसके कारण क्या होता है, मिट्टी के जो सक्सेसिव लेयर होते हैं इसके ऊपर में, जो ये मिट्टी के सक्सेसिव लेयर्स हैं ये ऊपर में देख रहे हैं, वो दबने के कारण उसमें बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इन लोग के ऊपर यहाँ पे बहुत ज्यादा, इसको कह सकते हैं ट्रिमेंडस प्रेशर एंड टेम्परेचर लगता है बेटा, ट्रिमेंडस प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये सब बहुत ज्यादा लगने के कारण क्या होता है कि यहां पे आप देखेंगे तो कोल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सभी कोई मिलियंस ईयर, बहुत ज्यादा हजारों हजार साल ये जमीन के अंदर दबे रहते हैं विथ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तब जाकर के ये ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें बेटा, कोल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी कि कोल कैसे बनता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये है फॉर्मेशन बनने का। और इसी को अगर मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं, यहां पे कार्बोनाइजेशन, यहां से एक रिलेटेड डेफिनेशन आता है, तो यही फॉर्मेशन के जगह पे मैं यहां पे डेफिनेशन लिख दूं। यहां पे हाई टेम्परेचर प्रेशर तो आप लिख लेना इस तरीके से कि टेम्परेचर हाई था यहां पे, है ना, इस तरीके से यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर एंड बहुत ज्यादा प्रेशर लगने के कारण ये सब चीज होता है। अब आइए हम डेफिनेशन आपको बताएं कि कार्बोनाइजेशन क्या होता है। कार्बोनाइजेशन, सो कार्बोनाइजेशन क्या है, इसी प्रोसेस से रिलेटेड है बेटा। तो यहां पे हम कहते हैं कि कार्बोनाइजेशन द केमिकल प्रोसेस, हम यहां के कहते हैं द केमिकल प्रोसेस। ये डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है तो डेफिनेशन आपको जरूरी है लिखना, द केमिकल प्रोसेस, ठीक है, इन्वॉल्व्ड in the transformation of plant matter into coal, जो डायग्राम अभी हमने बनाया ना बेटा यहां पे, into coal is called the carbonization,
is called the carbonization of plant matter, of plant matter। तो बेटा आपको कार्बोनाइजेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि यानी कि ये जो कोल बन रहा है, कोल का जो फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम डेड रिमेन्स, है ना, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल और प्लांट्स, इसी को, ये फॉर्मेशन जो हो रहा है यहां से यहां तक की जो पहुंच हो रही है, ये जो बन रहा है, इसी को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। कि प्लांट मैटर के हेल्प से जो बन गया कोल, उसी को हम यहां पे कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको ये पूरा चीज बता दिया है कि कैसे आखिर कोल बनता है। अब समझते हैं कि किस किस तरीके के कोल बनते हैं और कौन कौन से क्वालिटी अच्छे होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये चीज आइए समझते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे कुछ हेडिंग्स में लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोल लिख देता हूं, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए आपको कि कितने तरह के कोल होते हैं, क्योंकि कोल तो बनाना सीख लिया आपने, पता तो हो जाए भैया कि कोल कितने तरह के हैं। अच्छा, जब कोल बन गया तो कोल में तो कार्बन होता है कि जितना अच्छा कार्बन रहेगा उतना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू। सो व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, मैं अभी समझाता हूं आपको। सो परसेंटेज ऑफ, यहां पे कार्बन की बात करते बेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है किसी भी कोल में, ये बात करेंगे। एंड लास्ट वन इज कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक, है ना, कैलोरीफिक वैल्यू की हम बात करेंगे, यानी कि कितना हीट, हम मान लीजिए कि अगर 1 ग्राम लिए हैं, कुछ यूनिट मास हमने ले रखा है 1 ग्राम या 1 केजी, उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होता है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। किसी सैंपल का आपने जो भी 1 ग्राम या 1 केजी ले लिए, उसको आप जलाओ, जलाने के बाद जितना हीट प्रोड्यूस होता है, उसी हीट को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं ये 4 तरीके से कि यहाँ पे कौन कौन सा होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीट की, सबसे पहले पीट की बात करें, और दूसरे में हम बात करते हैं लिग्नाइट की, और तीसरे नंबर में बात करते हैं बिटुमिनस की, बिटुमिनस की, और 4th नंबर में हम बात करते हैं किसकी, एंथ्रासिन और एंथ्रासाइट। ठीक है, ये 4 तरीके से हमने कोल को डिवीजन किया है। अब ये 4 तरीके से किया है तो बेटा याद रखना कि सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोल होता है वो होता है पीट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये घटिया इसलिए कह रहा हूं कि इसमें बहुत कम टेम्परेचर और प्रेशर लगा था। जब धरती के अंदर दबा था तो ये कम प्रेशर टेम्परेचर से ही बन जाता है ये कोल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन की जो मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ कार्बन जो होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, वो 50 to 60% होता है। और जब इसको आप जलाएंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 10.5 से 12.6 किलोजूल पर ग्राम, किलोजूल पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम को जलाएंगे तो आपको लगभग इतना किलोजूल एनर्जी रिलीज होगा। ये बहुत कम है, समझ रहे हो। तो पीट के लिए इसीलिए हम कहते हैं सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोल होता है ना, वही होता है। अब देखिए ना, नीचे जैसे जैसे जा रहे, धरती के अंदर जा रहे, समझिए उसी बेसिस पे हमने बना भी दिया कि आप अर्थ क्रस्ट में यहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर जा रहे हो, तो यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो ये नीचे जा रहे हो तो टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर लगेगा बेटा, है ना, क्या कहा जाता है कि आप अपने लाइफ में जितना ज्यादा प्रेशर लेते हो उतना ज्यादा आगे बढ़ते हो, क्योंकि आप टेंशन ले रहे हो, सोच रहे हो किसी चीज के बारे में। तो वही चीज है कि जितना ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर लगेगा उतना बढ़िया कोल बन करके निकलेगा, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे डायमंड भी बन जाता है कभी कभी। तो आपने देखा होगा कि कोलवरी से कभी कभी किसी को डायमंड भी मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिग्नाइट जो होता है ये थोड़ा बेहतर क्वालिटी है इससे, एज कंपेयर टू पीट की बात करें तो लिग्नाइट एक बेहतर क्वांटिटी मतलब क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि कार्बन की मात्रा यहाँ पे 60 to 70% देखा जाता है। और ये जब इसको बर्न कराएंगे तो लगभग 15 से 19 किलो जूल के बीच में हम बोलते हैं कि यहाँ पे पर ग्राम एनर्जी रिलीज होती है। 15 से 19 किलो जूल एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। अगर 1 ग्राम आप इसका लेते हैं लिग्नाइट के सैंपल को तो आप जलाएंगे तो इतनी एनर्जी आपको मिलेगी। दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू, है ना।
हीट कितना निकलता है 1 ग्राम को जलाने में, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। उसी तरीके से अगर हम बिटुमिनस की बात करें तो बिटुमिनस थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है इससे, क्योंकि और प्रेशर टेम्परेचर लग गया नीचे बढ़ने से। देख लो ये जो बनाया मैंने, ये वाला और प्रेशर टेम्परेचर लग गया, तो और प्रेशर टेम्परेचर लग गया तो यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन की जो अमाउंट होती है वो 75 से लेकर के 80% के आसपास में यहाँ पे देखा जाता है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है, 21 से मान करके चलिए कि 31 किलो जूल पर ग्राम के लगभग में इसकी एनर्जी होती है। और इसी तरीके से हम अगर एंथ्रासाइट की बात करें तो एंथ्रासाइट सबसे बेहतर क्वालिटी का यहाँ पे कोल माना जाता है, और बेहतर क्वालिटी का इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे 90 से लेकर के 95% तक यहाँ पे कार्बन का मात्रा होता है। अमाउंट ऑफ कार्बन जो होता है एंथ्रासाइट में वो 90 से 95% होता है। और इसको अगर आप देखें, इसको जब जलाएंगे आप तो 31 से लेकर के 33 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी एक ही ग्राम में। एक ही ग्राम ले लो और इतनी एनर्जी रिलीज होगी, जो कि ये अच्छा खासा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है बेटा। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से क्वालिटी वाइज हमने, है ना, इसी तरीके से क्वालिटी वाइज जैसे ही टॉप टू बॉटम आप जा रहे हैं तो मैंने इसको डिवीजन कर दिया है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं आपके साथ एक डायग्राम भी, एक फोटो भी शेयर करूंगा इसके साथ में, तो आप पहले देख लीजिए कि किस तरीके से बना और कौन सा क्वालिटी ये था। ठीक है, तो ये क्वालिटी आपको मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पे एक मैं डायग्राम शेयर करता हूं आपके साथ में। चलिए, तो हम इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं कि देखिए अभी जो भी आपने पढ़ा वो सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक समय था जब यहाँ पे पूरी तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है पूरी तरीके से वो क्या हुआ, ये प्लांट वगैरह सब धरती के अंदर समा गया। क्यों? ड्यू टू रीजन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये हुआ है कि मतलब वॉल्केनो आया होगा, हो सकता है यहाँ पे अर्थक्वेक आया होगा, तो इसके कारण ये सारे के सारे प्लांट, डेड्स, एनिमल्स सब कुछ दब जाते हैं धरती के अंदर। और धरती के अंदर दबने के बाद कुछ समय तक यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है ये वाला। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे 100 से लेकर के 400 मिलियन ईयर्स तक ये जमीन के अंदर में रहते हैं, और तब जाकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेज वाला, ये वाला देखिए सेकेंड स्टेज आपका ये है 100 मिलियन ईयर अगो। ये देखो इस तरीके से बनना स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हो ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पे इस एरिया को देखिए, ये बनना स्टार्ट हो रहा है। अभी ये मिडिल पॉइंट में है, बन रहा है, ये समझ रहे हो। अब एक बार बन गया, ये देखिए थर्ड वाला जो आज के डायग्राम देखिए, आज का ये डायग्राम है। ठीक है, आज के युग में ये पूरी तरीके से बन चुका है ये डायग्राम। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ऊपर इंडस्ट्रीज है, ऊपर आप देख रहे हैं अर्थ सरफेस में यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोल माइंस जो होते हैं, आपको पता है, तो कोल माइंस में क्या होता है, लिफ्ट से लोग नीचे जाते हैं, पहले उसमें लिफ्ट में बैठते हैं और लिफ्ट से नीचे जाते हैं, पहले जमीन के अंदर जाते हैं। देख रहे हो ये लिफ्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये लिफ्ट से नीचे की ओर जाते हैं, और जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोल का डिपोजिशन है, इस एरिया में यहाँ पे कोल का डिपोजिशन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लोग आएंगे और फिर यहाँ से फिर इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड होकर के इस तरीके से यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे सीढ़ी है, लेडर है, नीचे जाएंगे। तो इस तरीके से अंदर अंदर सुराग पूरा बना हुआ रहता है, पूरा यहाँ पे सुराग बना रहता है, टनल बना रहता है। उस टनल के अकॉर्डिंग इस तरीके से लोग लिफ्ट के हेल्प से यहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर ये ट्रॉली में वो क्या करते हैं, ट्रॉली में यहाँ से कोल को लोड करते हैं और फिर वो ट्रॉली से ऊपर की ओर जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे कभी कभी देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है, इसका वायर अगर टूट गया, यहाँ से जो लिफ्ट है टूट जाता है तो वो सीधे जाकर के आदमी के नीचे गिरता है और वो मरने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग ऐसे रहते नहीं है, लेकिन जो भी लिफ्ट में आना जाना कर रहा है, अगर गलती से भी वो लिफ्ट की तार या वायर टूट गई तो सोचिए कितना नुकसान हो सकता है। इसीलिए बहुत खतरनाक तरीके से इसको पहले टेस्टिंग की जाती है और देन यहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अपना इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री में लोग कोल माइंस में इसी तरीके से अंदर जाते हैं और कोल यहाँ से ट्रॉली रहता है एक बड़ा सा, उसमें लोड करते हैं, जैसे ट्रक में कैसे पीछे लोड करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे ट्रॉली रहता है और वहां पे लोड करते हैं, लोड करके ऊपर में ले आते हैं और आप अपने डेली लाइफ में उसे यूज कर पाते हैं। ठीक है, सो हमने अब तक आपको क्या क्या बताया, कोल के बारे में कैसे फॉर्मेशन होता है वो चीज बताया, हमने आपको उसके कंटेंट बताया कि क्या क्या उसमें रहता है। ठीक है, हमने आपको उसको डिपॉजिट बताया कि किस किस जगह पे धरती पे ज़्यादा फैला हुआ है, हमने आपको डिफरेंट तरीके से कोल बताया। ये सब कुछ बताने के बाद एक हेडिंग और बच गया है कोल के अंदर, दैट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जो कि अगले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बड़ा है ये टॉपिक, इसीलिए पूरा एक लेक्चर लगेगा इसमें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।